1920 में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से डॉक्टर जाकिर हुसैन एएमयू, जो उस वक्त मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से मशहूर थी, उसको छोड़ देते हैं और फिर कुछ फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि गांधी जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी, हकीम अजमल ख़ान, नेहरू जी वगैरह के साथ मिलकर 29 अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखते हैं और इस तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के को फाउंडर बनते हैं। उसके बाद वो जर्मनी चले जाते हैं और वहाँ से पीएचडी की डिग्री हासिल करके 1926 में हिंदुस्तान वापस आते हैं। तब उन्हें जामिया मिल्लिया इस्लामिया का शेखुल जामिया या वाइस चांसलर बनाया जाता है। वो बड़े जोश व खरोश के साथ इस इदारे को अपने पाँव पर खड़ा करने में लग गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन की वजह से जामिया ने एक नई राह देखी और डॉक्टर जाकिर हुसैन 30 साल तक जामिया के वाइस चांसलर रहे। जब देश आज़ाद हो जाता है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम या फिर एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया। 1948 के शुरू में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ आ गए। जिस यूनिवर्सिटी को उन्होंने 30 साल पहले खैरबाद कहा था, उसी यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर की हैसियत से आते हैं। वाइस चांसलर की जिम्मेदारी पूरा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि नए हिंदुस्तान का मकसद एक सिविलाइज्ड, तरक्की पसंद और इंसाफ दोस्त समाज को कायम करना है और एएमयू की बका और तोसी का काम इस मकसद के हुसूल के मौसर या एफिशिएंट वसीले की हैसियत रखता है। उनके ज़माने में एएमयू ने या फिर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ने हर लिहाज से तरक्की हासिल की। वो जब अलीगढ़ के वाइस चांसलर थे तभी उनके दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें सियासत में ले आए। 1952 में जब पहला जनरल इलेक्शन होता है, उस वक्त राज्यसभा का भी गठन होता है और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को प्रेसिडेंट ने एजुकेशन की फील्ड से नॉमिनेट कर लिया और इस तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर बनते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट बन चुके थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अदबी खिदमत अंजाम दी थी। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी, जैसे कि एजुकेशन एंड नेशन डेवलपमेंट, सनशाइन फॉर अम्मा, एजुकेटिंग इंडियाज़ मासेज, मेडाइवल इंडिया, स्टडीज़ इन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 14th to 19th century, एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन ब्रिटिश इंडिया, फर्टिलिटी कंट्रोल इन अ रिस्क सोसाइटी, वुमेन इन कोलकाताज आईटी सेक्टर, सेटिस्फाइजिंग बिटवीन वर्क एंड हाउस होल्ड। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखी, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी, अब्बू खां की बकरी जो बहुत ही मशहूर कहानी है, आखिरी कदम, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। इसलिए 1956 से लेकर 1958 तक वो यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर भी बनाए जाते हैं। वो अभी राज्यसभा के एमपी ही थे। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया होता है कि उनके दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त पीएम रहते हैं, उन्हें बिहार का गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं और 1957 से लेकर 1962 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर रहते हैं। 1962 में हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन मतलब पहले वाइस प्रेसिडेंट, सदर जमहूरिया मतलब प्रेसिडेंट बनते हैं। उस वक्त वज़ीर आज़म नेहरू जी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए वोट किया और डॉक्टर जाकिर हुसैन नायब सदर जमहूरिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा अदबी खिदमत अंजाम दी थी। इसी सिलसिले में उन्हें 1963 में इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी भारत रत्न से नवाजा जाता है और वो भारत रत्न अवार्डी बन जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो अपने नवासे नवासियों को, पोते पोतियों को बहुत ज़्यादा खिलाते थे और भी बच्चों को खिलाते रहते थे। बच्चों के साथ खुद भी खेलते रहते थे। उन्हें रंग बिरंगे पत्थर भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब कहीं पर घूमने जाते थे, जो भी रंग बिरंगे पत्थर दिखाई देते उन्हें लेकर आ जाते थे घर में अपने। जब उनके घर मेहमान आते थे, वो देखकर हैरान रह जाते थे कि जाकिर साहब ने इतने सारे रंग बिरंगे पत्थर कहाँ से लाए। उन्हें जानवर पालने का भी शौक था। कभी मुर्गियाँ पालते तो सारी मुर्गियाँ सफ़ेद कलर की होती, बकरियाँ पालते तो सारी बकरियाँ एक रंग की ही होती। वो बहुत ही खुशमिजाज इंसान भी थे। एक बार उन्होंने देखा कि उनकी बकरी मुर्गी के बर्तन में उसका जो दाना है वो खा रही है। उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि बेगम ये क्या हो रहा है, ये बकरी मुर्गी का खाना क्यों खा रही है, इसको
ادب سے اس کی جگہ پر بٹھائیے، اس کی جگہ کو صاف کیجیے اور اس کے برتن میں اچھا سا کھانا لا کر اسے دیجیے۔ تو جو لوگ بھی وہاں پر تھے سب ہنسنے لگے، ان کی بیگم بھی ہنسنے لگی، وہ خود بھی ہنس رہے تھے۔ تو بہت ہی زیادہ مذاقیہ قسم کے انسان تھے۔ 1964 میں 1964 میں نائب صدر جمہوریہ کی حیثیت سے انہوں نے 3 ممالک الجیریا، ٹیونیشیا اور موروکو کا دورہ کیا۔ اسی سال وہ کویت، سعودی عرب، اردن یا جارڈن اور ترکی کے دورے پر بھی گئے۔ جولائی 1966 میں وہ افغانستان تشریف لے گئے اور وہاں پر وہ اپنے دوست خان عبدالغفار خان سے ملے، جن کو فرنٹیئر گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال اکتوبر میں انہوں نے تھائی لینڈ، کمبوڈیا، سنگاپور اور ملیشیا کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین 1962 سے لے کر 1967، 1962 سے لے کر 1967 تک انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ رہے، نائب صدر جمہوریہ رہے۔ جب ان کے 5 سال پورے ہونے والے تھے، ان کا ٹرم ختم ہونے والا تھا اور اس وقت کے پریزیڈنٹ ایس پی رادھا کرشنن کا بھی ٹرم پورا ہونے والا تھا، تو کانگریس کے لیڈرز نے سوچا کہ دونوں کو 5 سال اور پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ بنایا جائے، لیکن ڈاکٹر ذاکر حسین دوبارہ وائس پریزیڈنٹ نہیں بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ٹرم ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے سارے سامان جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، جہاں پر ان کی رہائش گاہ تھی، وہاں پر بھجوانا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت کی پی ایم اندرا گاندھی ڈاکٹر ذاکر حسین کو پریزیڈنٹ بنانا چاہتی تھیں، تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین کو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بنایا اور ڈاکٹر ذاکر حسین کانگریس کی طرف سے صدارتی امیدوار منتخب کیے جاتے ہیں۔ پھر پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے، صدر جمہوریہ کا الیکشن ہوتا ہے اور 6 مئی 1967 میں رزلٹ آتے ہیں۔ اس وقت پورے دیش میں کنٹراڈکشن تھا کہ ایک مسلمان کیسے پریزیڈنٹ بن سکتا ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں ہندوستان پر تھی کہ ایک مسلمان ہندوستان کا صدر بن سکتا ہے یا نہیں، صدر جمہوریہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن 6 مئی 1967 میں نتیجے آتے ہیں اور آل انڈیا ریڈیو سے اعلان ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین انڈیا کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں۔ پھر جامع مسجد سے بھی اعلان ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے صدر جمہوریہ بنا لیے گئے ہیں۔ یہ خبر جب مسلمانوں نے سنی تو ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پورے ہندوستان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس وقت ہندوستان کو اپنا سیکولر اسٹرکچر ظاہر کرنا تھا اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے الیکشن جیتنے کے بعد وہ ظاہر ہو گیا کہ ہندوستان سچ میں ایک سیکولر کنٹری ہے اور ہندوستان نے اپنے سیکولرزم کو بچا کر رکھا ہے اور اس پر قائم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ہندوستان کے پہلے مسلم پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ 13 مئی 1967 میں انہوں نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں حلف لیا، اوتھ لیا، اور انہوں نے ایک بہت اچھی سی تقریر کی، بھارت میرا گھر ہے اور اس کے لوگ میرا کنبہ۔ انہوں نے کہا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے عوام نے اس اعلیٰ ترین عہدے کے لیے میرا انتخاب کر کے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے، اس کا میں بے حد متاثر ہوں۔ یہ احساس اس وجہ سے اور بھی شدید ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک عظیم سپوت ڈاکٹر رادھا کرشنن نے جو برسوں سے میرے دوست اور رہنما رہے ہیں، ان کے بعد اس عہدے کا بار مجھے سنبھالنے کا شرف بخشا گیا ہے۔ ان کے ساتھ مجھے گزشتہ 5 برس کام کرنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ میں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے اس کی امید ہے کہ میں ان کی پیروی کر سکوں گا۔ انہوں نے ویسے تقریر تو بہت لمبی دی تھی، جو اس وقت بتانا پاسبل نہیں ہے، اور یہ تھی اس بچے کی کہانی جب وہ 10 سال کا تھا تب اس نے والد کو کھو دیا، اور جب وہ 14 سال کا ہوا تب اس کی والدہ کا بھی سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، اور پھر وہ کامیابی کی بلندیوں پر چڑھتا 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 ہندوستان کا تیسرا پریزیڈنٹ بنا۔ صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر حسین جون 1967 میں کینیڈا کے دورے پر گئے۔ مئی 1968 میں انہوں نے ہنگری اور یوگوسلاویہ کا دورہ کیا۔ اسی سال جولائی میں وہ سوویت یونین USSR کے دورے پر تشریف لے گئے۔ نومبر 1968 میں انہوں نے آخری غیر ملکی دورہ نیپال کا کیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کو پڑھنے کا لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، بہت زیادہ پڑھتے تھے، ایک رائٹر بھی بہت اچھے تھے، اکنامسٹ بھی تھے ڈاکٹر ذاکر حسین، اور انہیں علامہ اقبال کی شاعری بہت پسند تھی۔ وہ مغربی اور ہندوستانی دونوں طرح کی موسیقی سنتے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ گلاب کے پھولوں کی پرکھ میں ماہر خیال کیے جاتے تھے۔ انہیں گلاب کے پھول بہت زیادہ پسند تھے، اور گلاب کتنے طرح کے ہوتے ہیں، کس گلاب کی کیا خصوصیات ہیں، وہ سب اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ وہ اتنے زیادہ گلاب میں دلچسپی رکھتے تھے کہ اس وقت کے بوٹینی کے ایکسپرٹس
1967 में एक नए गुलाब की उन्होंने खोज किया तो उसका नाम उन्होंने जाकिर हुसैन रख दिया। जब मई 1967 में राष्ट्रपति भवन इनका मस्कन बना तो उनके ज़ाती सामान में लगभग 1500 कीमती पत्थरों, चट्टानों और मादनियात के नमूने भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की तबीयत बहुत पहले से ख़राब रहती थी। उनकी आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम रहती थी और उनके पेट में भी कुछ प्रॉब्लम रहती थी। वो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया थे, इसलिए हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में जाकर, अलग अलग स्टेट्स में जाकर घूमते थे और वहाँ का जायज़ा लिया करते थे। 26 अप्रैल को आसाम, नीफा और नागालैंड के 5 रोज़ा दौरे से वापस आए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक गए थे। जब दिल्ली पहुँचे, जब न्यू दिल्ली आए तो डॉक्टरों ने उन्हें 1 हफ्ते के लिए आराम का मशवरा दिया। आराम उन्होंने किया तो उनकी तबीयत पहले से कुछ ठीक हो गई और उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद वो अपना काम हमेशा के मुताबिक सही से करने लगेंगे, शुरू कर देंगे। जुमे को आधी रात तक वो मुताला में मसरूफ़ रहे, कुछ पढ़ रहे थे वो। दूसरे दिन 3 मई को वो मामूल के मुताबिक उठे। उन्होंने 1 गिलास दूध पिया। 10:15 बजे के करीब उन्होंने कुछ कागजात देखे और बिस्तर पर लेटकर वही किताब पढ़ने लगे जिसे वो गुज़श्ता रात मुताला कर रहे थे। 11 बजे के करीब डॉक्टर फिर से उन्हें देखने के लिए आए, उनका चेकअप करने के लिए आए। 11:15 बजे के आसपास वो वॉशरूम में गए। 5 मिनट के बाद वो वापस नहीं निकले तो उनका पुराना खादिम इसहाक उनके साथ ही रहता था। उसने उन्हें आवाज़ दी, फिर कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर पर जब दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं मिला तो उसको कुछ शक हुआ। उसने चाबी से दूसरी तरफ का रास्ता खोला और वो देखकर चौंक गया कि सदर जमहूरिया फर्श पर पड़े हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। फ़ौरन उसने डॉक्टरों को पुकारा, जिन्होंने बेहोश सदर जमहूरिया को उठाकर दीवान पर लिटा दिया। आधे घंटे तक उन्हें होश में लाने की सारी तरकीबें की गईं, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिर 11:55 पर 12 बजने से 5 मिनट पहले डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया कि सदर जमहूरिया हिंद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब नहीं रहे। ये खबर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी और ये खबर हर तरफ फैल गई। कुछ ही घंटों में तकरीबन 50,000 लोग अपने मरहूम सदर की आखिरी दीदार के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ आ गए। जैसे जैसे ये खबर पूरे देश में फैलती रही थी, लोगों के अंदर उदासी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन खान साहब के जसदे खाकी दरबार हॉल में लाकर रख दिया गया। राष्ट्रपति भवन उस वक्त कुरान शरीफ, बाइबल, गीता और गुरु ग्रंथ साहब की पाठ से गूंज उठा। 2 दिन तक लगातार मुख्तलिफ मजहब के लोग आते गए और राष्ट्रपति भवन में अपने मरहूम सदर को खराज अकीदत मतलब ट्रिब्यूट पेश करते रहे। जिस सरकारी ऑफिस पर तिरंगा लहरा रहा था, सबको झुका दिया गया था। सोमवार 5 मई को शाम के वक्त तोप गाड़ी पर सदर की जस्ते खाकी यानी डेड बॉडी रख दी गई और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। उनके पीछे पीछे सोगवारों का जुलूस था। राष्ट्रपति भवन से जामिया मिल्लिया तक, जिसे खुद सदर ने अपने आखिरी आरामगाह के तौर पर मुंतखब किया था, 8 मील लंबे रास्ते पर लाखों अफराद कतार बांधे खड़े थे। इस मातमी जुलूस को जाए तदफीन तक पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे लगे। तोपों की सलामी दी गई, 3 मिनट तक नमाज जनाजा पढ़ी गई। उसके बाद मरहूम सदर का जस्द खाकी कब्र में उतारा गया। जब वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म मतलब पीएम, वाइस पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा और फॉरेन एम्बेसडर्स और मरहूम के मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के रिश्तेदारों ने कब्र में मिट्टी डाली तो हर तरफ मुकम्मल सुकून छाया हुआ था, हर तरफ खामोशी थी। फिर अल्लाह अकबर के नारे फिजा में गूंजने लगे, जो हिंदुस्तान के अजीम सपूत के आखिरी सफ़र का ऐलान कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान के अजीम सपूत डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुके थे। नायब मुकाम सदर यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट बीबी गिरी ने अपना अहदा संभालने के कुछ घंटे बाद मरहूम रहनुमा की कुर्बानियों और हुब्बुल वतनी यानी नेशनलिज्म का जिक्र करते हुए उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वाइस प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह ने भी खराज अकीदत पेश किया, श्रद्धांजलि दी। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस मौके पर वो यादगार अल्फाज दोहराए जो
मई 1967 में सदर जमहूरिया मुंतखब होने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी तकरीर में कहे थे कि सारा हिंदुस्तान मेरा घर है और इसके बाशिंदे मेरा कुंबा। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, आज हिंदुस्तान इनका कुंबा इनकी वफात पर खुशगवार है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की वफ़ात पर तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया। तमाम छोटी बड़ी पार्टियों ने रंजो गम दिखाया। 5 मई को हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के इजलास में उनकी वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया और उनके आला आदर्शों को तक़वीत बख्शने का अहद किया गया। राज्यसभा और लोकसभा के अलग अलग इजलासों में ताज़ीती तजवीज़ पास की गई। 2 साल पहले जब डॉक्टर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया बनाए जाते हैं तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन 2 साल बाद जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा दुख और मायूसी होती है। जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, उसी तरह वो हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका टर्म पूरा होने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल if you have not yet subscribed, so that I can provide you more informative videos like this. Thank you and have a very good day.